Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो देखते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी और स्टार्ट करते हैं। तो देखो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पहले मतलब समझेंगे मतलब क्या होता है ना। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, लेट्स से कि कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं कि पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है ना। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल को ब्रेक करना, मतलब फैक्टर करना है ना, तोड़ना एक तरीके से। जैसे कि a इंटू बी इंटू सी एटसेट्रा, मतलब जितने ज़्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हों, है ना, अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल जितने भी पॉसिबल फैक्टर होंगे उतने पॉलिनोमियल्स में इसको प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रेक करना, कहने का मतलब ये है ना। तो फैक्टराइजेशन का मतलब आपको समझ में आया क्या होता है? पहली बात तो ये थी। अच्छा दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर आप 12 को 2 से डिवाइड करते हो तो 6 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचता है इन दैट केस, है ना, बताया था ये। तो मैंने आपको ये कहा था इन दैट केस जब आपका 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 के इक्वल होता है। देखो ना, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस मैंने आपको ये बताया था, याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इन दैट केस 2 एंड 6 जो हैं ये बोथ आर फैक्टर कहलाते हैं 12 के, है ना। मैंने क्या बोला था कि 2 एंड 6 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 12, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। और देखो ना, आपने अपने पॉलिनोमियल को इस तरीके से ब्रेक ही तो किया है ना इसी फॉर्म में, मैंने यही तो समझा रहा हूँ आपको, है ना। लेकिन बात को समझो कि बच्चे ये कब पॉसिबल होता है, मतलब फैक्टराइजेशन जो है कब होता है? जब पॉलिनोमियल जब आपके पॉलिनोमियल में रिमाइंडर 0 हो, ठीक है। जब पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0, जिस केस में पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 होता है उस केस में हम इसको ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि उस केस में हम फैक्टर बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी खैर देखते हैं आगे एक बार और ना। देखो मान लेते हैं एक बार कि कोई भी पॉलिनोमियल है और उसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे कि x माइनस ए और x माइनस बी। लेट्स से कोई भी पॉलिनोमियल था और मैंने उसके फैक्टर करके कुछ ऐसे से लिख दिया, है ना। अगर मैंने उसके फैक्टर करके ऐसा लिखा है तो इट मीन्स बात को समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया आपको कि दिस एंड दिस बोथ आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, यानी कि इन दैट केस x माइनस ए और x माइनस बी ये दोनों के दोनों p ऑफ x के एक फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है ना, p ऑफ x का एक फैक्टर कहलाएगा। अब आगे की बात समझते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, एक बार आगे की बात समझेंगे। देखो आगे कहने का मतलब समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लो कि x माइनस ए इसका एक फैक्टर है। मैं खाली x माइनस ए की बात करूँ, x माइनस बी भी नहीं ले रहा, खाली x माइनस ए एक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल ये वाला, है ना। और अगर ये इसका फैक्टर है तो ध्यान देना, देखो मैं साइड में बताता हूँ। तो बच्चे फैक्टर को हम 0 से इक्वेट कराते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में अगर आपको याद हो तो हम रिमाइंडर ऐसे तो निकाल रहे थे, है ना, अपने डिवाइजर को 0 बनाते थे हम, ठीक है, याद होगा आपको। तो 0 से इक्वेट करा के x की वैल्यू निकालते थे, है ना, ऐसे ही करते थे। और इस वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करता था तो मेरा क्या आ जाता था? रिमाइंडर आ जाता था बच्चे, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर ये इसका फैक्टर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि x इक्वल टू ए इज अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x, यानी कि इन दैट केस x की वैल्यू जो a आई है वो इसका एक 0 कहलाएगा। किसका बच्चे? p ऑफ x का एक 0 कहलाएगा, ठीक है। तो 0 या फैक्टर मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। और दूसरी भाषा में मैं इसको रूट भी कह सकता हूँ बच्चे, है ना, ठीक है। तो x इक्वल टू ए इज़ अ रूट ऑफ p ऑफ x, है ना, ठीक है, तो रूट भी कह सकते हैं। अच्छा अभी भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अभी थोड़ी सी चीज़ें और देखते हैं एक बार। तो जैसे कि यहाँ तक आपने देखा कि ये इसका एक 0 है ना, और बात कर रहे थे हम जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था रिमाइंडर की। तो इन दैट केस अगर मैं रिमाइंडर कैलकुलेट करूँगा तो बच्चे मैंने आपको बताया था ना, आप डायरेक्ट भी रिमाइंडर इस तरीके से निकाल सकते हो। अपने पॉलिनोमियल में x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आपका रिमाइंडर भी निकल जाएगा, है ना। इन दैट केस ये आपका रिमाइंडर भी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके चलिए, ये सारी बातें तो अपनी जगह ठीक है।
बट अभी थोड़ा सा और देखेंगे, एक एग्जांपल लेके समझते हैं थोड़ा सा और। लेट्स से कि एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लिया कि 2x - 4 है ना, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है वही कि क्या इसको मैं ऐसे फैक्टर में लिख सकता हूँ, पहली बात तो ये। तो देखो मैंने अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, लेट सपोज कि देखो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया बच्चे, x - 2, चेक कर लो यही बचेगा ना। तो बेटा पहली बात तो ये कि मैंने अपने पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये है बच्चे, दूसरी बात ये है कि इन दैट केस ये दोनों इसके फैक्टर कहलाएंगे, है ना। अब तीसरी बात ये है कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है ना, कुछ इस फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये भी इसका एक फैक्टर है। और अगर ये इसका एक फैक्टर है तो x की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड करूँगा तो वो क्या आ जाएगी, a, है ना, मतलब 2 आ जाएगी ना, ठीक है। तो वो 2 क्या कहलाएगा बच्चे, इसका एक 0 कहलाएगा। और अगर मैं इन दैट केस यहाँ पे डायरेक्ट ही 0 कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान देना, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। सो देयरफॉर x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, ये px का एक फैक्टर है, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि x की वैल्यू जो 2 आएगी वो क्या कहलाएगी, इज अ 0 ऑफ p ऑफ x, वो इसका 0 कहलाएगी, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे ही बताया आपको। अब रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर निकालने के लिए मैं डायरेक्ट ही p ऑफ 2 निकाल सकता हूँ, देखो ना x की वैल्यू 2 जैसे कि यहाँ पे बताया। और इन दैट केस आपका आंसर रिमाइंडर का 0 आना चाहिए, ये भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि बच्चे ये फैक्टर उसी के पॉसिबल होते हैं, ठीक है, ये फैक्टर उसी के पॉसिबल होते हैं जिसका रिमाइंडर 0 होता है, मैंने आपको बताया था ये बात, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं, है ना, एक बार देखते हैं, रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इस पॉलिनोमियल में पुट की वैल्यू, तो p x की जगह आ गया 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह आ गया 2 और -4, तो 2 × 4 -4 इक्वल टू 0, देखो ना आया नहीं आया 0, ठीक है। ये बात मैंने बताई थी आपको कि फैक्टर उसी के पॉसिबल है जिसका रिमाइंडर 0 होगा, तो इसको याद रखना बच्चे अच्छे से। अब लेकिन कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है बेटा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम कर चुके हैं, है ना, ये सब चीज़ें तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट कहानी क्या है, अब कहानी क्या है, अब आपसे जनरली क्या होगा कि आपसे अभी हम पीछे क्या कर रहे थे बच्चे, कहीं ना कहीं रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे थे और आपको डिवाइज़र दे रखा होता था, है ना। डिवाइज़र मतलब उसी को हम लगभग ये कह सकते हैं कि उसी को हम फैक्टर कह देते थे, है ना। लेकिन अब जो कमिंग क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा, जनरली आपसे ये बोला जाएगा कि भाई ये इसका फैक्टर है, तो आप इसमें से कोई मिसिंग वैल्यू कर देगा। लेट सपोज मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ और ये जो 4 आप देख रहे हैं ना, मैंने इसकी जगह k कर दिया, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे मॉडिफाइड करके लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, एक बार एग्जाम्पल बनाता हूँ। एक कहता है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 इज़, या फिर x इक्वल टू 2 भी छोड़ो, 0 मत लिखो, फैक्टर ही लिख दो डायरेक्ट, यानी कि x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू कितना है बच्चे, 2x - k, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, है ना। तो देखो ना यहाँ पे आपसे क्या कर दिया कि यहाँ से एक कांस्टेंट टर्म को इन्होंने, मतलब ये कह लो कि इरेज कर दिया है फिलहाल, और उसी को ढूंढने के लिए बोला गया आपसे ना, ठीक है। और आपको ये बोल दिया है कि ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या सीखा, यहाँ पे देख लो, हमने क्या सीखा था कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो ये 100% श्योर हो जाता है कि इन दैट केस इसका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। अब मुझे एक बात तो समझ में आती है कि अगर ये इसका फैक्टर है ना, और इस फैक्टर से मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगा तो रिमाइंडर मेरा 0 ही आना चाहिए, तो मैं उसी चीज़ का यूज़ करके यहाँ पे जो k मिसिंग है उसको फाइंड आउट करूँगा, ठीक है बच्चे। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सिंस x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, है ना, ये तो हमें गिवन है ना भाई, ठीक है, ऑफ px इज इक्वल टू 2x - k, है ना, ये गिवन है। फिर मैं कह सकता हूँ देयरफॉर x इक्वल टू क्या बच्चे, 2 ही लिखूंगा ना यहाँ पे, इज अ 0 भाई, ये देखो ना, यही वाला तो केस है, इज अ 0 ऑफ px इज इक्वल टू 2x - k। तो रिमाइंडर तो ये मस्ट हो जाता है, देन मस्ट रिमाइंडर यानी कि
पी ऑफ भाई रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 2 पुट करेंगे ना, इक्वल टू 0 होगा। भाई रिमाइंडर को मैं डायरेक्टली 0 इक्वेट करा दूँ ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं फैक्टर से, अगर मैं 0 से रिमाइंडर निकाल रहा हूँ तो वो डेफिनेटली 0 ही आएगा, है ना। तो देखिए अब मैं इसको पुट करता हूँ, तो मैंने ये वैल्यू इसमें पुट करी, तो 2 एज इट इज़, इसकी जगह क्या आएगा, देखो ना आपका क्वेश्चन यही था ना पॉलिनोमियल, तो 2 एज इट इज़, एक्स की जगह 2 आ गया और माइनस का k था, इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया 2 2 4 और माइनस का k इक्वल टू 0। अब देखो ये उधर शिफ्ट होगा तो माइनस का k इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यही आंसर है। और देखो ना यहाँ पे k की वैल्यू 4 ही तो थी बेटा, बात को समझो, k की वैल्यू यहाँ पे 4 ही तो थी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ परसेंट तो समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आया होगा, कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। और बाकी का जो कुछ है थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो अभी क्वेश्चन में अभी हम करेंगे एग्जांपल्स, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखो एक बार थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। मैंने क्या बताया कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हमने डेफिनेटली क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर कब होते हैं बेटे, बात को समझो, फैक्टर कब पॉसिबल है, जब किसी भी केस में रिमाइंडर 0 आ रहा हो तब पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ना। फैक्टर कब पॉसिबल है, जब किसी केस में रिमाइंडर 0 आ रहा हो तब ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई फैक्टर है, ठीक है, अगर कोई फैक्टर है तो मैं उससे 0 निकाल सकता हूँ इस तरीके से, और उस 0 से मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूँ, और वो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा हमेशा। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ये भी सीखा हमने, ठीक है। अब इस तरफ हम जब आए तो हमने क्या देखा कि हमने इसी चीज़ को थोड़ा सा वेरीफाई किया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स लेके हमने सीखा कि अगर यहाँ से कुछ मिसिंग कर देता तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखते हैं बेटा फिर एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। कहता है कि एग्जामिन वेदर x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6, यानी कि आपने बताना है कि आपने ये एग्जामिन करना है कि जो x + 2 है वो इसका एक फैक्टर है, एंड 2x + 4 और इसका भी, है ना। तो देखिए अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि फैक्टर कब होता है, बात को समझो कि फैक्टर कब होता है, जब उसका रिमाइंडर 0 आता है, यही बताया था ना मैंने आपको। और अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका रिमाइंडर 0 दे देगा। भाई जब ये, इसको मैंने डिवाइजर इसीलिए ना लिखा है कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो मेरे को रिमाइंडर 0 मिलेगा, है ना। तो यानी कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो ये रिमाइंडर 0 देगा। सिमिलरली अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर डेफिनेटली 0 देगा ही देगा। और अगर रिमाइंडर 0 आया तो यस, ठीक है, यस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, है ना, अदरवाइज नो, है। तो देखते हैं एक बार इसको, वैसे तो बहुत ईजी है। अब बात ये आती है कि रिमाइंडर कैसे निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये क्या है बच्चे, इसका फैक्टर है ना, क्योंकि अगर मैं इसको इसका फैक्टर नहीं मानूंगा तो मैं रिमाइंडर भी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। नहीं तो फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था रिमाइंडर थ्योरम से, जो लास्ट मैंने वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था आपसे, है ना, या तो आप उससे कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट करना है तो फिर आपने इसको कुछ देर के लिए लेट करना होगा कि ये इसका एक फैक्टर है ना। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट्स टेक x + 1, सॉरी 1 नहीं 2 था ना, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ, अभी मैं इसके लिए कर रहा हूँ p ऑफ x के लिए, ऑफ p ऑफ x, इसके लिए बाद में करेंगे f ऑफ x के लिए, है ना, पहले p ऑफ x के लिए कर लेते हैं। मैंने ये लेट कर लिया है कि ये इसका एक फैक्टर है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो बेटे मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, चेक कर लो, -2 ही तो आएगी उधर भेज के, तो ये क्या कहलाती है, इसका 0 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x, है ना। ओके, तो अब देख लेते हैं रिमाइंडर क्या आने वाला है। तो रिमाइंडर इक्वल टू यानी कि p ऑफ -2, भाई ऐसे निकालते हैं ना, यही तो वैल्यू पुट करते हैं x की जगह। तो p ऑफ -2 कितना आने वाला है, तो मैंने पुट करा -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, ठीक है बच्चे। आगे देखेंगे, -2 का क्यूब आप सभी को पता है 8 होता है माइनस का, है ना, और -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो गया, 4 3 12 आ गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, और 5 2 10 माइनस का, और प्लस 6 एज इट इज़। देखो माइनस वाले अलग प्लस कर लेते हैं, प्लस वाले अलग, तो 12 और 6 18 हो गया, और 10 और 8 भी 18 हो गया, बट माइनस का, है ना, तो ये तो आ गया 0। भाई ये तो 0 आ गया, यानी कि इसका तो ये फैक्टर है, ये बात तो कंफर्म हो गई कि x + 2 इसका तो फैक्टर है। अब ये इसका है नहीं है ये और चेक कर लेते हैं, है ना। तो चलो इसके लिए पहले आंसर लिख देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर वी कैन से
x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू ये पूरा यहाँ पे लिख देना आप, है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके लिए करते हैं। तो इसके लिए जब मैं करूँगा तो मैं थोड़ा सा साइड में आ जाता हूँ और देखेंगे ध्यान से। देखिए एक काम करते हैं बच्चे, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको ना। मैं सेकंड पार्ट के लिए आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा फिर से दोबारा लिखने का कोई मतलब है नहीं। आप प्रॉपर समझ में आएगी आपको कैसे करना है। मैंने क्या कहा कि ये फैक्टर है, लेकिन इस बार पी एक्स नहीं लिखूँगा, इस बार एफ एक्स लिखूँगा, एफ एक्स का। फिर x इक्वल टू -2 इज़ अ 0, ये 0 कहलाएगा। अब रिमाइंडर के लिए मैं सीधा काम कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से आ रहा हूँ इस स्टेप से। तो मैंने रिमाइंडर निकाला किस केस में बेटा, दूसरे वाले के केस में। तो यहाँ पे f लिखूँगा बच्चे, f ऑफ -2, ऑब्वियस सी बात है इसमें पुट करूँगा ना आप। तो 2 -2 है ना भाई, -2 तो आएगा x की जगह, और प्लस का 4 एज इट इज़। तो देखो ना, 2 2 4 माइनस का 4 और प्लस का 4, तो ये भी 0 आ गया इत्तेफाक से। भाई ये इसका भी 0 है ना, तो ये इसका भी 0 है, इसका भी ये 0 है, और ये इसका भी 0 है। तो देयरफॉर वी कैन से x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x इक्वल टू कितना था बच्चे, 2x प्लस 4। ठीक है, दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट, है ना, आप इसको नोट डाउन कर लो। देखिए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 12 ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए। कहता है आगे कि इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर, x - 1 फैक्टर है ऑफ दिस, इस पॉलिनोमियल का, है ना। तो देखो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया थी ये बात कि अगर ये इसका फैक्टर है तो डेफिनेटली फैक्टर जब ही होगा जब इसका रिमाइंडर 0 होगा, है ना। तो के निकालना है ना, और इस टाइप का मैंने एक एग्जांपल भी लेके समझाया था। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, बस आपने थोड़ा सा समझना है ध्यान से। देखो सबसे पहले तो आप लिखेंगे एज x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना। देन यहाँ पे मैंने जब पुट किया, भाई क्या पुट करूँगा, देखो ना, x की जगह 1 ही तो पुट करूँगा, क्योंकि ये उधर जाएगा ना, क्योंकि x यहाँ पे देखो ना, x - 1 इक्वल टू 0 लूँगा तो x इक्वल टू 1 0 हो जाएगा ना इसका। x इक्वल टू 1 को ही तो 0 कहेंगे, और 0 को ही तो यहाँ पे डालते हैं। तो देन p ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0, क्योंकि ये चीज़ क्या है, ये रिमाइंडर है ना। तो देन p ऑफ 1 इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख दें हम, ओके। तो अब बस पुट करके देख लीजिए आप। तो ये 4 x की जगह आ गया 1, फिर प्लस 3 x की जगह 1 का स्क्वायर -4 1 प्लस के इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। तो देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 को 4 से इंटू करूँ तो 4 ही आने वाला है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 करूँगा तो 3 आएगा, और ये 4 1 4 आ गया, प्लस का के आ गया इक्वल टू 0, प्लस 4 से -4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 3 प्लस के है, चेक कर सकते हैं आप, 3 प्लस के। तो के की वैल्यू आप चेक कर लीजिए, उधर जाएगा -3 नहीं हो जाएगा। तो ये आपका के आ गया बच्चे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी था। आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखा जाए, देखिए 13 एंड 14 ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 15 तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो देखते हैं, कहता है कि बेटा फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। यानी कि ये आपके सामने पॉलिनोमियल लिखा है, और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझते हैं ना बच्चे, मैंने बताया था हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। और आपने इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम दोनों से कैलकुलेट करना है ना। और करना क्या है बेटा, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब तोड़ना है एक तरीके से ना, ओके। तो देखते हैं बच्चे 1 बाय 1। तो पहले मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करा रहा हूँ आपको ना, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझिए, उसके बाद इसको मैं फैक्टर थ्योरम से कराऊंगा, ठीक है। तो आप चाहें तो हेडिंग डाल लेना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, जब मैं सॉल्व करूँ तो देखिए आपने क्या करना है, आपके पास कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में है, और जब आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो बात को समझो, मतलब क्या है। देखो मतलब क्या है इसका, कहता है कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म तो यही है ना भैया, चेक कर लो, है ना, उसको आप स्प्लिट कर दो। स्प्लिट मतलब ब्रेक कर दो, कहने का मतलब है ना, तोड़ दो, ठीक है। और इसको तोड़ना कुछ इस तरीके से है, इसको तोड़ना कुछ इस तरीके से है कि मैं बताता हूँ आपको, देखो समझो, बात को समझो, यहाँ पे साइड में बताता हूँ। ये जो मिडिल टर्म है ना, आप इसको मान लो कि इसको आपने स्प्लिट कुछ ए और बी की फॉर्म में कर दिया, लेट्स से 17 था, है ना।
और बात को समझो, ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, लेकिन ये जो ए और बी आए हैं, आप जब इन दोनों को इंटू करोगे ना, तो बच्चे इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो, आप चेक कर लो कितना आ रहा है। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 6 पंजे 30 ना, तो बच्चे 30 आ जाना चाहिए। मतलब आपने इसको कुछ ऐसे तोड़ना है, कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि इन दोनों ए और बी को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाए। समझे नहीं समझे बात को? तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये सीख लोगे तो भैया आगे तक फिर चलता ही रहेगा, ये ख़त्म नहीं होने का। ठीक है तो देखिए ध्यान से, आपने क्या करना है, आपने इसके बारे में सोचना है कि इसको आप कैसे तोड़ें कि ये वाली सेटिस्फाई हो जाए सिचुएशन। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ एक बार, देखो बात को समझो। आपके पास बीच में क्या है बेटा, प्लस का 17 है, प्लस का 17, इसको और इन दोनों को इंटू करके आपके पास है प्लस का 30, है ना। और आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि ये आ जाए, है ना। तो एक काम ना करें कि बेटा 15 और 2 में अगर मैं तोड़ूँ, देखो ये तो आपने खुद सोचना है बेटा, अपना दिमाग तो थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा कि किस में तोड़ना है ना। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि ऑप्शन कुछ ऐसा है कि प्लस माइनस करके ये वाली वैल्यू और इंटू करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो बस इससे ही, यही आपके लिए हिंट है, इसी से समझना पड़ेगा। मैंने इसको ब्रेक कर दिया 15 और 2 में, देखो ना 15 और 2 17 आ रहा है, और जब दोनों को इंटू किया तो 30 भी आ रहा है ना। भावनाओं को समझो कि बेटा यहाँ पे एक तो ये कि बच्चे साइन भी ध्यान में रखना है कि प्लस का 17 चाहिए तो दोनों में प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, और इंटू करके भी सेम साइन आना चाहिए जो मेरे को चाहिए साइन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे करके मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। अब इसके बाद का प्रोसेस तो बहुत ईजी है, अब तो कैलकुलेशन बची है बस। देखो ये एज इट इज आ गया 6x², और जैसे कि इसको तोड़ना था तो इसको आपने इसमें तोड़ दिया है। अब देखो ना 17 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 15x और 2x। भाई देखो ना 15x और 2x दोनों को प्लस करो 17x ही आएगा ना, और ये प्लस का 5 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट 2, ठीक है, पहले 2 और लास्ट 2, अब इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है बच्चे, कॉमन लेते हैं कॉमन। अब देखो ना इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन हमेशा छोटी वैल्यू होती है, ध्यान रखना छोटी वैल्यू। देखो ना, अब मैं चलो इसको मैं साइड में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये 6 था तो 6 को मैं 2 × 3, और ये जो x² है इसको मैं x × x ऐसे लिख सकता हूँ। और सिमिलरली ये जो 15 था प्लस में, तो इसको मैं 3 × 5 और इंटू में x ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ना इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब है जो इसमें भी हो और वो इसमें भी हो। तो देखो ना 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं है, लेकिन 3 कॉमन है ना, और 1 x कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना। तो 3x इन दोनों में से कॉमन ले लिया। जब इन दोनों में से 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, 2x। चेक कर लो, ये रहा 2, ये रहा x, 2x ही तो बचा, और यहाँ से रह गया 5। चेक कर लो, देखो ना 5 ही तो बच रहा है। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों में से देखा हमने कॉमन, इन दोनों में से, लेकिन इत्तेफाक से कुछ भी कॉमन नहीं है। देख लो ना, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। ठीक है, तो जब 1 कॉमन लिया तो सेम ही रहने वाला था, 1 से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो 2x + 5 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, ये जो मैंने लाइन डाली थी ये हटा देता हूँ मैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, वरना आप कन्फ्यूज रहोगे बेवजह इससे। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ तक, जब यहाँ तक क्वेश्चन हो जाए, जब क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो जाए तो आपने क्या करना है, इन ब्रैकेट के अंदर झांकना है। आपने इन ब्रैकेट के अंदर झांकना है और देखना है कि क्या ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है या नहीं है। और देखो 2x + 5, 2x + 5, मेरे पास तो सेम वैल्यू है, और अगर यहाँ पे सेम वैल्यू आपको दिख रही है तो आप 100% श्योर हो जाना अपने आंसर को लेके कि एटलीस्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ तक तो कोई गलती नहीं हुई है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं की है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन 110% बिल्कुल सही है। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है, देखो आपके पास 2 टर्म है, एक ये रहा और एक प्लस के बाद ये रहा। इन दोनों में से कॉमन क्या है बच्चे, कॉमन यही तो, देखो ना दोनों में कॉमन यही तो है ना, तो इसको बाहर निकाल लो, इस ब्रैकेट को। जब ये ब्रैकेट मैंने उठा के बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ से भैया इस पूरे में से जब ये ब्रैकेट बाहर गया तो 3x ही तो बचेगा, चेक कर लो। और इस वाली टर्म में से जब ये ब्रैकेट बाहर चला गया तो +1 ही तो बचेगा। और देखो ना, देखो आप चेक कर लो, आपका ये टूट गया ना 2, उसमें मैंने यही तो बताया था आपको, 2 या 2 से ज़्यादा में टूटते हैं। तो समझ में आई नहीं आई बात बेटे, ये आपका फैक्टर हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट था ये फैक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा इसको दूसरे मेथड से ना, बाय फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको देखते हैं बेटा अब इसको बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम से ना। तो बच्चे पहले तो एक बात आप समझ लो कि जो फैक्टर थ्योरम है, आपको बस ये समझ लो कि आपके कोर्स में, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ, अदरवाइज़ आपने ना तो क्वेश्चन इसमें करने हैं और ना ही एग्ज़ाम में पूछा जाता, और ना ही ये इतना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, आपको आना चाहिए क्योंकि आपके कोर्स के अंदर है ये, है ना, तो इस वजह से हम इसको सीख रहे हैं, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे एक बार। बाकी आप ये समझ लीजिए कि फैक्टर थ्योरम बेसिकली यूज़फुल हो सकती है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर
लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो बिल्कुल यूजफुल नहीं होती, मिडिल टर्म स्प्लिट इज अ बेस्ट, है ना। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जो एक्स स्क्वायर है ना हाईएस्ट डिग्री वाला, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आपको 6 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो 6 को आपने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर रह गया एक्स स्क्वायर। अब पंगा ये है कि यहाँ पे 6 ही नहीं है। आप देखो एक मिनट, जैसे कि 7 है ना, मान लो कि यहाँ पे 7 है, अगर मैं इसमें से 6 बाहर निकालता तो कुछ ऐसी तो निकालता ना, देखो 6 से 6 कट जाता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी कि अगर किसी भी टर्म में से कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम उसके डिवाइड में लिख देते हैं, तो 6 जब मैंने कॉमन लिया तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 17/6x। सिमिलरली ऐसे इसके भी अपॉन में जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको सब्स्टिट्यूट करा देना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, है ना। लेट 6 विदिन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। यही तो फैक्टर होते हैं, इसी को कहते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ना। इससे आपने इसको इक्वेट करा देना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। 6 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 17 अपॉन में 6x प्लस 5/6 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लें। चलिए ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गए, फिर ये कितना हो गया बच्चे, माइनस का बी, फिर ये माइनस का, ये देखो ना माइनस का bx, और ये माइनस का ax, और ये माइनस माइनस प्लस का ab, चेक कर लो यही तो आएगा। और ये 6x स्क्वायर प्लस का 17/x, ठीक है, 17/6x प्लस 5/6। ओके, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों में एक्स भी कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और एक्स भी कॉमन ले लिया, तो अंदर a प्लस बी बचेगा। देखो ना दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ना, और ये प्लस का ए बी, ठीक है। अब बच्चे आपने क्या करना है, अब आपने इसको इससे कंपेयर कराना है ना। अब आपने इसको इससे कंपेयर कराना है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। जब आपने इसको कंपेयर किया तो देखिए आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, और ये वाली टर्म कहीं ना कहीं इसके इक्वल होगी, और ये वाली टर्म कहीं ना कहीं इसके इक्वल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 5/6, कह सकते हैं ना हम ये चीज़ कि ए बी की वैल्यू जो है 5/6 आ रही है। अब इसके बाद बच्चे समस्या ये है कि अगर मुझे कैसे भी करके कोई पॉसिबिलिटी मिल जाए, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी मिल जाए जिससे मैं एक वैल्यू निकाल सकूं ए या बी किसी की भी, तो मैं बेटा ऑल्टरनेट यानी कि दूसरी वैल्यू तो मैं डेफिनेटली निकाल ही सकता हूं, ठीक है। तो देखेंगे एक बार, ठीक है, आगे देखते हैं। तो बच्चों बात को समझो, आपको ये तो मिल चुका है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनमें से कोई एक भी वैल्यू आपको मिल जाती तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन अब वो वैल्यू निकालोगे कैसे। अब देखो ना पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है भाई। अब ये ए बी है और यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, तो इट मीन्स ये भी तो बेटे उसमें होगी ना, एक ए की अलग हुई बी की अलग हुई, यानी कि प्रोडक्ट में होगी ये भी वैल्यू। चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि ए बी को मैं इक्वेट करा रहा हूँ भाई, 5 और 6 है ना, 5/6 है ना, तो देखो एक तो ये भी हो सकती है, चेक कर लो, हो सकती है ना भाई, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1/6 हो, और भी कोई सी हो सकती है, जैसे कि मान लेते हैं कि 1/6, और ये तो हो गया, प्लस माइनस 5/6 और माइनस 1/6 इंटू -5, ये भी हो सकती है ना। देखो ना दोनों माइनस माइनस भी तो यही रिजल्ट देंगे ना। तो ऐसी बेटा कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब हमने बस देखना ये है कि इन सारी वैल्यूज़ में से हमारे जो इक्वेशन है उसको कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना बस। हाँ तो बेटा मैं आपको यही समझा रहा था कि जितनी भी इंटायर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, वो सारी हम यहाँ पे लिखते हैं ना। तो देखिए सम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी की जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो देखते हैं क्या क्या हो सकती है। देखो एक तो +-1 तो सभी के फैक्टर होता है ना बच्चे, कॉमा 1 के अलावा क्या क्या हो सकता है भाई, +-1/3, ठीक है, कॉमा +-1/2, कॉमा +-5/2, कॉमा +-5/3, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब खुद देखिए जब मैं इसको ब्रेक करूँगा, इसके मैं जब फैक्टर करूँगा, तो देखो 6 का फैक्टर बच्चे 3 और 2 हो सकते हैं, और 1 तो सभी का फैक्टर है, और 5 का फैक्टर 5 ही हो गया, 5 और 1 है ना,
ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि इन सारी पॉसिबिलिटीज़ में से यहाँ पे कौन सी फिट बैठती है ए और बी की जगह, है ना। मतलब फिट कौन सी बैठेगी बेटा, जिससे इसका आंसर 0 आ जाए। भाई वही तो इसका फैक्टर कहलाएगा ना, जिससे 0 आ जाए। तो लेट अस चेक, हम चेक करते हैं एक एक करके, 1 बाय 1 पुट करके। तो मैंने 1/2 के लिए मान लेते हैं, चलो 1 के लिए मान लेते हैं, 1 के लिए मैंने चेक किया, है ना। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, देखो ना ये आपका पी ऑफ एक्स था, चलो मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, लेट से यहीं पे लिख देता हूँ, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, है ना, ये रहा। तो मैंने पुट किया, पुट x को 1/2, सॉरी 1 पुट कर रहा हूँ ना मैं, तो x को मैंने 1 पुट किया कहाँ पे, इन p ऑफ x में। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं एक बार p ऑफ x में। तो p ऑफ x की जगह क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा, इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 17 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 करूँगा तो 6 ही आने वाला था, 17 1 17 और प्लस 5। अब ये कितना हो गया, 7 6 11 और ये 17 एज इट इज़। अब 17 18 10 28 28 आएगा बेटे, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों, बात को समझो कि मेरे को ऐसे ना 1 बाय 1 सारी इंटायर पॉसिबिलिटीज़ पुट करनी होंगी और चेक करना होगा कि किसको ये सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, और बेसिकली हमें अगर ये बात पता चल जाती है कि कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम उसको एक वैल्यू मान लेते हैं, ए या बी कोई भी एक, है ना। ओके अच्छा, तो इससे तो नहीं आया, तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब इससे नहीं आया तो फिर मैं दूसरी वैल्यू चेक करूँगा। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दी थी, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि किससे आने वाला है। मे बी यहाँ तक है 1/3 से आने वाला है, मैं एक बार चेक करके लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार -1/3, हाँ -1/3 से आने वाला है इसका ना। तो एक बार -1/3 और पुट करके देखते हैं, आपको चेक कराता हूँ मैं। तो मैंने पुट किया x को -1/3, ठीक है, इन p ऑफ x। तो देखते हैं p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू, देखो 6 एज इट इज़, और -1/3 का स्क्वायर हो गए, ठीक है, प्लस 17 इंटू एक्स की जगह -1/3 और प्लस 5। चेक कर लो बेटा, यही आएगा ना। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं इसको। देखो 6 एज इट इज़ रहा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का 1 होता है और 3 का 9 होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इन दोनों को जब कैलकुलेट करो तो माइनस का 17/3 आएगा और प्लस 5 एज इट इज़। अब देखो ये कट जाता है 3 से, तो 3 3 जा और 3 2 जा, तो बचा क्या, 2 1 जा 2/3 और माइनस का 17/3 और प्लस का 5। एलसीएम ले लें अब, तो एलसीएम लिया तो एलसीएम में आ गया 3, यहाँ पे 2 माइनस का 17 फिर प्लस 5 दिया 15 आएगा। अब देखो ना 15 और 2 17, 17 प्लस का 17 माइनस का, तो 0/3 बचेगा, यानी कि 0 आ गया। अब इससे 0 आ चुका है बच्चों, बात को समझो, इससे क्या आ गया है, इससे 0 आ चुका है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये a होगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ, तो वी कैन से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर वी कैन से कि a की जो वैल्यू है वो क्या है, -1/3 है। भाई a की वैल्यू हमने यहाँ पे यही पुट ना की है, ठीक है ना। a की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1/3 है, ठीक है। अब जब a की वैल्यू मिल गई है तो बच्चे मैं इसमें पुट करूँ तो b भी मिल जाएगा मेरे को। देखना जरा, देखना, इसमें मैंने पुट किया तो a की वैल्यू कितनी थी, -1/3, इंटू में b था और इक्वल टू में 5/6 था, यही तो था। अब इसको उधर बेच के मैं b निकाल दूंगा। देखो ध्यान से देखना बच्चे, b इज इक्वल टू 5/6। भाई ये 3 इंटू, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इंटू ही तो है इससे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 3 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया और माइनस एज इट इज रहा। अब 3 से 2 बारी में कैंसिल, तो 5/2 आ रही है, माइनस का वो भी। अब चेक कर लो, b की वैल्यू माइनस का 5/2 आ रही है बेटा, ठीक है। तो a और b दोनों मिल चुके हैं, ठीक है बच्चे, a और b हमें दोनों मिल चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा पोर्शन इसका रफ कर रहा हूँ और अपना आंसर लिखने के लिए, और इसको मैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, क्योंकि मेरा आंसर तो यही है ना। देखो यही तो थे मेरे फैक्टर, है ना, तो मेरा आंसर तो यही है। अब मैं इस पोर्शन को रफ कर रहा हूँ, बाकी आप देखना ध्यान से, ये पोर्शन हो गया रफ। तो देखेंगे इधर मैं लाइन खींच देता हूँ क्योंकि इसके बाद वाला पार्ट है। तो मैंने ले ली फ्रॉम फर्स्ट, तो 6x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6 इज इक्वल टू, देखो ना x। अब a, बात a की है ना, तो a क्या था बच्चे, मैंने बताया ना, आपने a यहाँ पे लिखा है ना -1/3, और ये भी माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का 1/3 बन गया।
और इनटू में x माइनस बी कितना है आप चेक कर लो, तो माइनस का 5/2 तो प्लस का 5/2 हो गया ये। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें, देखो इसको तो लिखने की कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका ही तो ये आंसर है, तो मैं राइट हैंड साइड को ही सॉल्व कर देता हूँ खाली एक बार ना। तो देखना ध्यान से, अगर ज़्यादा करो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम, तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। 3x + 1/3। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फैक्टर करने थे, फैक्टर हो चुके हैं, यहाँ पे भी आंसर आप छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ /2 और लेफ्ट हैंड साइड भी लिख देते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x² + 17 6x + 5/6। अब आप चाहो तो 3 to the 6 को आप कॉमन ले सकते हो बाहर ना, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ रहा 6x² + 17/6 x + 5/6 और इक्वल टू ये आ गया आपका 3 to the 6 बाहर और अंदर रह गया 3x + 1 और 2x + 5। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते बच्चे, जो फैक्टर पॉसिबल थे हमने कर दिए। तो आपने देखा बच्चे कितना लेंदी प्रोसेस है ना, ये काफ़ी लेंदी है बट कोई बात नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 14 एक बार ना। हाँ तो बेटा देखिए एक्चुअली क्या है कि ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बट ये जो आप 1/6 देख रहे हैं ना ऊपर, अगर हम इसको बिल्कुल कंपेरेबल बनाना चाहते हैं ना, जैसे कि हमने यहाँ पे 6 को कॉमन लिया था, तो अगर हमने इसको कंपेरेबल बनाना है तो हम यहाँ पे भी 6 का इंटू करा सकते हैं ना, जिससे कि बिल्कुल कंपेरेबल हो जाए ना, ये इससे कंपेयर और ये पूरा इससे कंपेयर है ना। तो फिर ये इस केस में ये 6 एज इट इज़ चलेगा, और जब ये 6 एज इट इज़ चलेगा तो ये 6 से 6 एलिमिनेट भी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 एक बार। एग्जाम्पल नंबर 14 सेम लिखा है, इसमें भी बच्चे फैक्टर थ्योरम से इसके फैक्टर करने हैं हमने, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से भी करें, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट से आप खुद करना ट्राई एक बार, मैं फैक्टर थ्योरम से इसको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, जो पिछला एग्जाम्पल हमने लिया था वो थोड़ा सा लेंथी भी था और ये थोड़ा उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ईजी है ना। देखते हैं एक बार, जैसा कि मैंने आपको बताया आप लेट कर लिया करो इसको, चलो p ऑफ y से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे y है ना वेरिएबल, तो y² - 5y + 6, और मैंने आपको बताया था इसको आप कैसे इक्वेट कराते हैं, x नहीं इस बार y लेंगे ना, तो y - a और y - b, यही बताया था ना आपको। अब a और b की वैल्यू आप ढूंढते हो कैसे भी करके, है ना, a और b की वैल्यू ढूंढनी होती है। तो चलो देखते हैं एक बार आगे, y² - 5y प्लस का 6 एज इट इज़, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो y² और ये हो गया देखो माइनस का by और ये हो गया माइनस का ay और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का ab, ठीक है बच्चों। तो ये y² - 5y प्लस का 6 इज इक्वल टू y² तो एज इट इज़ आ गया, और यहाँ से माइनस का ay कॉमन ले लिया, माइनस का y कॉमन ले लिया, है ना। तो अंदर क्या रह गया बच्चे a + b और बाहर y आ गया, प्लस में a और b, है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंपेयर करना, और कंपेयर करके आप देखोगे कि a b की वैल्यू ये वाली आ गई 6। अब 6 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो ना, पॉसिबल फैक्टर ऑफ 6 क्या हो सकता है, 1 हो सकता है एक तो प्लस माइनस का, ठीक है, +-1 हो गया, +-2 भी हो सकता है, भाई 6 का फैक्टर 2 भी तो है, +-3 भी हो सकता है, और +-6 भी हो सकता है, 6 खुद भी तो है ना इसका फैक्टर। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इन पॉसिबिलिटीज़ में से एक्चुअल में इसका फैक्टर कौन सा हमने ये ढूंढना होता है, एक्चुअल में कौन सा फैक्टर हमने वो ढूंढना है। अगर हमें वो मिल गया तो समझो a की वैल्यू मिल गई, और अगर हमें a मिल गया तो फिर b मिल ही जाएगा क्योंकि इसमें पुट कर देंगे a को, है ना। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं, जैसे कि लेट सपोज कि मैंने अगर प्लस का 1 यहाँ पे पुट किया होता, मैं एक बार रफ में देख लेता हूँ। तो 1 मैंने अगर पुट किया होता प्लस का, तो 1 का स्क्वायर 1 आता, 5 × 5 आता, और 6 एज इट इज आता, यानी कि 6 और 1 7 -5, नहीं इससे तो नहीं आता, प्लस के 1 से तो नहीं आता बेटा, है ना, प्लस के 1 से तो नहीं आता। अब एक बार माइनस का 1 पुट करके देखते हैं, माइनस का 1 पुट करता तो ये +1 हो जाता, माइनस का पुट करता तो ये प्लस का 5 आ जाता, और ये 6 ना, इससे भी नहीं आ रहा, मतलब 1 से तो नहीं आ रहा, प्लस के 1 से भी नहीं आ रहा और माइनस के 1 से भी नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं 2 पुट करके देख लेते हैं एक बार। तो 2 पुट किया 4 आ गया, और 2 पुट किया, प्लस का 2 पुट कर रहा हूँ बेटे, 5 दूनी 10 आ गया ये, और ये 6 ऐसी रहा, तो 6 4 10 -10, हाँ 2 से आ गया बच्चों, है ना। तो प्लस के 2 से आ गया, मैं डायरेक्ट ही फिर इसको फेयर में वही लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं फेयर में वही लिख रहा हूँ कि मैं पुट कर रहा हूँ x को प्लस का 2, है ना। तो जब मैंने इसमें प्लस का 2 पुट किया, ठीक है, p ऑफ y में, है ना, तो 2 पुट करने पर मेरे को आंसर जो मिल रहा है 2 का स्क्वायर -5 × 2 प्लस का 6, तो बच्चे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -10 और प्लस का 6, तो ये हो गया 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये a होगा उस केस में, है ना, उसी केस में तो a होगा जब रिमाइंडर 0 आता है, तभी तो ये a कहलाता है ना। हाँ, तो देयरफॉर वी कैन से कि a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। जब a की वैल्यू 2 आ गई तो a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, देखो ना यहाँ पे ध्यान से,
भाई ए की वैल्यू आपने यहाँ पे रखी 2 इंटू बी एज इट इज 6 और 2 से 3 बारी में, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ए भी आ गया बी भी आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो तो आपका आंसर आ गया। देखो ना वाई ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 3 थी, तो ये आपके फैक्टर हो गए भाई इस वाले पॉलिनोमियल के, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो पिछले वाले एग्जाम्पल के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी था और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रॉपरली नहीं कराया है मैंने, आप इसको प्रॉपरली कर लेना अपने आप और इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से भी ट्राई करना। ठीक है, तो देखते हैं एक बार एग्जाम्पल नंबर 15 ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बच्चों देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल नंबर 15 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखते हैं एक बार ना बच्चा, 90% ये कह सकते हो कि ये एग्जाम में आता ही आता है, एग्जाम में ना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको लेट कर लो पी ऑफ एक्स से, जैसे कि हम हमेशा मान लेते हैं, थोड़ी सी जगह कम है। ठीक है, आप समझ जाना, लेट पी ऑफ एक्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, आई होप कि आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स मान लिया। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म, उसके आपने पॉसिबल फैक्टर करने हैं। ठीक है, उसके आपने पॉसिबल फैक्टर करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पॉसिबल फैक्टर ऑफ -120 आर। अब कौन कौन से हो सकते हैं, देखो +-1 सभी का फैक्टर है, इसका तो +-2 भी है भाई, 2 भी तो आता है इसके टेबल में, 3 भी है, 4 भी है, बहुत सारे हैं। तो आप कितने लिखोगे, डॉट 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 लगा के लास्ट लिख दो +-120, है ना। अब आपने क्या करना है कि जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे ना, कि हम कैसे भी करके ए की वैल्यू ढूंढ रहे थे, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करना है कि एटलीस्ट यहाँ पे 3 आएंगी ना बेटा, देखो ए बी सी आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर कुछ ऐसे होंगे, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, तो ए बी सी 3 वैल्यू आएंगी ना इसकी। तो हमने इनमें से कोई एक निकाल लेनी है, जैसे हमारे को एक वैल्यू मिल जाती है हमारा काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो कोई एक वैल्यू निकाल लेनी है हमने। तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ध्यान देना, इनमें से ही देखो एक बात तो ये कन्फर्म है कि इनमें से ही तीनों के तीनों फैक्टर छुपे हुए हैं, पहली बात तो ये। तो हम देखते हैं बच्चे, है ना, एक एक करके। तो चलो +1 पुट करके देखा मैंने, +1 पुट करके देखा मैंने। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले रफ में पुट करके देख लेता हूँ, क्योंकि कितनी सारी वैल्यूज़ है। अब मान लो किसी से नहीं आएगा तो फिर आप क्या सबको फेयर में करते रहोगे, तो पहले रफ में करके देख लो, जिससे काम बन जाए उसको फेयर में कर लेना, है ना। तो +1 मैंने पुट किया, तो 1 का क्यूब 1 आया, -23 आएगा यहाँ पे 1 पुट करने पर, और यहाँ पे 142 आने वाला था, और यहाँ पे 120 एज इट इज। तो कितना आ गया, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये आ गया 143, और ये भी आ गया 143। हाँ 1 से आ गया काम, 1 से बेटा 0 आ रहा है ना। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे आ रहा है। तो मैंने पुट किया x को 1 किस में, पी ऑफ x में। ठीक है, पी ऑफ x में, तो पी ऑफ x की जगह आ गया 1। तो देखेंगे 1 का क्यूब, भाई देखो ना, -23, 1 का स्क्वायर प्लस 142, 1 और माइनस का 120। अब 1 का क्यूब तो 1 होता है, अब 1 का स्क्वायर 1 इंटू करूँगा 23 को तो 23 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 142 आता है, और ये एज इट इज़ माइनस का 120। अब देखो ये प्लस का है और 1 प्लस का है, तो दोनों को प्लस करके 143, और 23 माइनस का है, 120 माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, साइन माइनस का आएगा, तो ये भी आ गया 143, ये कट के आ गया 0। और अगर ये 0 आ गया तो ये चीज़ क्या कहलाती है बच्चे, रिमाइंडर कहलाती है ना। तो ये चीज़ रिमाइंडर कहलाती है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब भाई ये डेफिनेटली, देखो ना मैं आपको क्या बता रहा था कि x-1 या x-a = 0 रखते हो तभी तो x की वैल्यू a आती है। अब जब आपको x = a दे रखी है ना, x = a दे रखी है, तो फैक्टर क्या लिखोगे आप, फैक्टर x-1 ही तो लिखोगे भाई, इस 1 को इधर लेके आओगे तभी तो वो फैक्टर बनेगा ना। तो इसका मतलब ये x-1 बन गया ना, और ये क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। और फैक्टर क्यों कहला रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है, बताया था नहीं मैंने आपको। तो मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर वी कैन से कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका बच्चे, p ऑफ x का, है ना, ये इसका एक फैक्टर है। अब देखो, अब इसके बाद की कहानी क्या है, अब इसके बाद क्या प्रोसेस क्या है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, अब ये मुझे पता है कि ये इसका एक फैक्टर है। देखो वैसे तो जो NCERT ने किया है मैं आपको वैसे भी करा सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर मैं आपको वैसे कराता हूँ ना तो आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए मैं आपको एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको कराना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया कि अगर ये इसका फैक्टर है तो भाई मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, तो मैं इसको इससे डिवाइड करके थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, बाय रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके ना, तो मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ। तो नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ वी डिवाइड p ऑफ x बाय x-1। ठीक है, तो देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ x-1 से x³ -23x²
और प्लस का 142x और माइनस का 120, ठीक है। अब जब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पहले भी, जब मैंने आपको ये कराया था लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो समझाया था ना कि फर्स्ट हमको एलिमिनेट करना है, तो आपने ये सोचना है कि इसको आप किससे इंटू करोगे, तो वो निकालने का भी तरीका बताया था कि आप इसको इससे डिवाइड करके देख लो, तो एक्स स्क्वायर आएगा। भाई एक्स को एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको इससे इंटू करके भाई ये चीज़ निकालनी है ना आपने, तो ये हो गया एक्स क्यूब और ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। अब साइन बदलेंगे हम, माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल। अब देखो 23 माइनस का है और एक प्लस का है, तो माइनस का 22 आएगा नहीं आएगा, और ऊपर से आ गया प्लस का 142x। अब मेरे लिए ये पहला टर्म है, इसको मेरे को काटना है, तो मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का 22x आता है, तो माइनस का 22x मिला मुझे। तो माइनस का 22x को x से इंटू किया तो हो गया माइनस का 22x स्क्वायर, और इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस का हो गया 22x, ठीक है। अब साइन बदलेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। अब 142 में से 22 गया तो 120 बचेगा प्लस का, और ऊपर से आ गया माइनस का 120, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करके देखा तो क्या है, 120 आया प्लस का 120। अब 120 को इंटू करा दूंगा तो 120x और माइनस का 120, साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसिल, और ये भी कैंसिल है ना, देखो ना माइनस प्लस और ये भी माइनस प्लस, तो रिमाइंडर 0 आ गया। और वैसे भी रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था, क्योंकि रिमाइंडर तो हम पहले निकाल चुके हैं ना, 0 आएगा, ठीक है। ओके ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसके बाद देखिए, नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो बच्चे रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी कि डिविडेंड मतलब मैं पी ऑफ एक्स लिख दूँ ना, देखो ना डिविडेंड क्या है, पी ऑफ एक्स ही तो है, इज इक्वल टू बताया था डिवाइजर। अब डिवाइजर की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1 है, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, है इनटू क्वोशंट। क्वोशंट क्या है बच्चे, यही तो है क्वोशंट, तो क्वोशंट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 120 और प्लस रिमाइंडर है 0। तो रिमाइंडर तो देखो इस केस में आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 0 है, वैसे ही खत्म हो चुका है वो। अब पी एक्स के देखो 2 फैक्टर तो हो गए आपके सामने है भाई देखो ना, इसके हमने 2 फैक्टर कर दिए, नहीं कर दिए, लेकिन इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे, क्योंकि पावर 3 है, तो एक फैक्टर इसका और होना बाकी है, तो चलो उसको भी करते हैं। तो x माइनस 1 तो एज इट इज रहा, और इसको मैंने देखा तो ये तो बेटा वही पिछला वाला एग्जाम्पल नहीं बन गया। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, वही मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हैं, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे। तो देखो अब मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सी जगह ले लेता हूँ। तो मेरे को मिडिल टर्म में लिखा है माइनस का 22, और मेरे को क्या लाना है बच्चे, 120 लाना है ना, 120 लाना है प्लस का, तो इसको तोड़ के ये आना चाहिए। तो देखो ना 10 और 12 ले लूँ, 10 और 12 भाई 10 और 12 22 होता है, इंटू करके 120 भी आता है, और माइनस का लाना है तो इस पे दोनों पे माइनस का साइन लगा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 22 आ गया, दोनों को इंटू करके प्लस का 120 भी आ गया, ठीक है। इतना तो अंडरस्टूड है। अब मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा। अब इस 22 की जगह एक बार में माइनस का 10x और एक बार माइनस का 12x लिखूँगा, तो माइनस का 10x माइनस का 12x, और ये वाला एज इट इज आ गया 120, ब्रैकेट क्लोज। तो ये x माइनस 1, यहाँ पे देखो पहले 2 में से मैंने बताया था ना कॉमन लेते हैं, तो बच्चे कॉमन क्या है, x कॉमन है, अंदर क्या रह गया, x माइनस 10 रह गया, इसमें से 12 कॉमन है, चेक कर लो, और वो भी साइन के साथ लेते तो माइनस का 12 कॉमन है। जब माइनस बाहर लिया तो ये टर्म तो हो जाएगी प्लस की, और 12 बाहर गया तो x बचा प्लस का, और सेम माइनस जब बाहर गया तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 120 में से 12 बाहर गया तो 10 ही बचेगा। भाई पता है ना 120 इंटू 10 कितना होता है, 120 होता है देखो ना 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 ही तो आता है। तो x माइनस 1 एज इट इज आ गया, और यहाँ पे x माइनस 10 कॉमन है, अंदर क्या बचा बच्चे, यहाँ से x और यहाँ से 12। तो देखो हो गए आपके p ऑफ x के 3 फैक्टर, चेक कर लो, ठीक है, p ऑफ x के तीनों फैक्टर हो गए, नहीं हो गए। तो यही था बच्चे इसमें इस एक्सरसाइज। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज आपने 2.4 आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं सेल्फ, और जो उसमें क्वेश्चंस हैं बेसिकली आपसे वैसे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5, खास करके क्वेश्चन नंबर 5 वो बिल्कुल इससे रिलेटेड है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके चारों पार्ट जो पीछे से पहले एग्जाम्पल्स कराए हैं वो उससे रिलेटेड है। तो कोई आपको डाउट आएगा नहीं, आप एक बार सेल्फ ट्राई कीजिए एक्सरसाइज 2.4 को, और बाकी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।